वेलकम बैक। आज हम वैसे तो पिछले टर्न पर हम फंक्शंस तो ख़त्म कर चुके हैं ऑलरेडी। फंक्शंस में हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था तो फंक्शनल इक्वेशन और फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, वो हम बीच में सारी लगभग डिस्कस कर चुके हैं। एक आधी कोई बची हुई तो देख लेंगे, ठीक है। वैसे आप शीट में भी पढ़ सकते हैं, कुछ खास है नहीं उसमें। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताई दी हैं। एफ ऑफ मॉड एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ ए प्लस एक्स, एफ ऑफ ए माइनस, एफ ऑफ एक्स माइनस ए, सब बता दिया है। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ। और पिछले टर्न पर मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6, आप एक बार कर लें। और आज हम उसके कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं और दैट विल बी अ फाइनल एंड टू दिस चैप्टर एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 में देखने लायक बस ये 12, 13, 14 ही लगता है जो हम देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 12, 13 और 14। तो होमवर्क डिस्कशन, इसमें एफ आर टू आर दे रखा है और कह रखा है एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, एफ इज गिवन फ्रॉम आर टू आर, और लिखा है कि एफ ऑफ 2 माइनस एक्स is equal to f of 2 plus x. That is what we given, and then we are also given that f of 20 minus x is equal to fx. ये दो चीज़ें हमें दे रखी हैं। f0 5 है 12वें सवाल में। तो पहले तो हम देखें यहाँ से क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से तो इन्फरेंस निकलेगी f is symmetric about x equal to 2 और यहाँ से and 10। ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, आपको बताया, दोनों को जोड़कर y2 कर दो तो 20 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2, तो दैट इज 10। तो ये ग्राफ सिमेट्रिक है 10 के अबाउट और 2 के अबाउट। अब मैं इस रिलेशन में x की जगह पर x प्लस 2 रख देता हूँ। व्हाट डू आई गेट, f ऑफ 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, यानी कि f ऑफ x प्लस 4 एक ही बात है। इधर भी 20 प्लस एक्स रख देते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ मैंने क्या किया, एक्स को क्या रख दिया 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 20 प्लस एक्स। ये दिया था वहाँ पर हमारे पास इक्वल, बिल्कुल। अब हम इन दोनों को देखें तो यहाँ से कह सकते हैं एफ ऑफ 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 20 प्लस एक्स। अब आप एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स माइनस 4 से, तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे आपके पास आ गया f of 16 plus x equal to fx. So f is periodic with a period तो f पीरियोडिक हो गया और इसका पीरियड कितना हो गया, 16 हो गया। अब जो पहला पार्ट है, और हमें ये भी पता चल गया किसके अबाउट सिमेट्रिक है, 2 के अबाउट और 10 के अबाउट। अब जो पहला पार्ट है f0 कितना है 5, f0 is given to be 5। अगर f0 5 है तो देखें आप x को 2 रख दें, इसमें x को 2 रख दें तो f of 0 और f of 4 इक्वल हो जाएगा। 2 रखा तो f of 0 इक्वल टू f of 4, और पीरियोडिसिटी से f of 4 विल बी इक्वल टू f of 20, 16 जोड़ देंगे, जो 4 पर वैल्यू आएगी वो 20 पर आएगी, इज इक्वल टू f of 36 प्लस ऑन, चलता जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम हमारे पास f0 f5 आ गया, अगर मैं x को यहाँ पर 0 रखता हूँ, इफ आई पुट इन x इक्वल टू 0, तो मेरे पास आ गया f0 किसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, f4, f20, f36। और हमें जो वैल्यू ढूंढनी है वो कहाँ से कहाँ तक ढूंढनी है, पहले वो भी देख लें। हमें जो वैल्यू ढूंढनी है, वी हैव टू सर्च दैट वैल्यू इन x 0 to 170 सॉरी। तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज आएंगी वो भी देखें, ठीक है। तो एक चीज़ और देखें कि जो 0 पर वैल्यू है वही वैल्यू फिर कहाँ आएगी, f ऑफ 16 पर, फिर वही कहाँ आएगी f ऑफ 32 पर, और वही वैल्यू क्या आएगी f ऑफ 48 पर। यानी 2 जगह ऐसी वैल्यू जनरेट होंगी। तो पहली सीरीज में तो जो वैल्यू जनरेट होंगी वो होगी 4 पर, 20 पर, 36 पर, वो सब वैल्यूज 5 आएंगी। और दूसरी बार 16 पर, 32 पर, 48 पर भी जो वैल्यूज आएंगी वो भी 5 आएंगी। और हमसे पूछा गया कि fx इक्वल टू 5 कब होगा, f0 इक्वल टू 5, f0 equal to 5, तो minimum number of values of x which satisfy
एफ एक्स इक्वल टू 5, 0 से 170 के बीच में। तो ये सारे x हैं, यानी x इज इक्वल टू 4, 20, 36, एक तो सीरीज ये है, और एक आगे x इज इक्वल टू 16, फिर 32, फिर 48 एंड सो ऑन। अब पहले इसमें देख लें कितने नंबर्स हैं, तो इसके लिए हम सहारा ले सकते हैं AP का। तो 4 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 170। इसको 170 के इक्वल रख लेते हैं, तो n-1 इज इक्वल टू 166 बाई 16, सो दैट इज 10 पॉइंट समथिंग, n इज इक्वल टू 11 पॉइंट समथिंग, तो n की वैल्यू हो गई 11, क्योंकि 11 पॉइंट समथिंग टर्म में 11 आएगा तो 170 आएगा, तो इसका मतलब ऐसी कितनी टर्म्स होंगी इसमें हो गई 11। ऐसे x के 11 वैल्यूज होंगे 170 तक, जिन पर लास्ट वाले जो टर्म होगी f, कहने का मतलब है 4 पर, 20 पर, 36 पर, फिर आगे ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है हमें, 170 तक जाना है। तो 170 तक कितने नंबर आएंगे, 11 नंबर आएंगे। ये हमें कैसे पता चला, AP से, क्योंकि ये AP है तो हमने देख लिया 170 इसकी कौन सी प्लेस पर अकर करता है, तो कौन सी प्लेस पर अकर करता है, 11 पॉइंट समथिंग प्लेस पर, लेकिन 11 पॉइंट समथिंग प्लेस तो पॉसिबल नहीं है, तो कौन सी प्लेस तक 170 से पहले पहले निपट जाएंगे हम, 11, यानी इसके अंदर कितनी हमारे पास, एक मिनट, इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स आ जाएंगी, वी विल हैव 11 टर्म्स इन इट, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब दूसरी जो सीरीज है उसको भी देख लें, उसमें भी हम AP का सहारा ले सकते हैं, यहाँ जगह तो बची नहीं है, तो इधर देख लेते हैं। 16 प्लस n-1 इंटू 16 इज इक्वल टू 170, तो ये हुआ n-1 इंटू 4, 154 बाई 16, सो n इज इक्वल टू, देखिए कितना आया, 9 पॉइंट समथिंग, 69 से 144 होता है, सो दैट इज 10 पॉइंट समथिंग, तो n की वैल्यू हो गई 10, यानी दूसरी वाली सीरीज में 10 वैल्यूज आएंगी, इस वाली सीरीज में 11 वैल्यूज आएंगी, यानी यहाँ 10, यहाँ कितनी है 11, और यहाँ कितनी है 10, तो टोटल कितनी हो गई 10 और 11 21, लेकिन वहां क्लोज्ड 0 से 170 लगा है, क्लोज 0 से क्लोज्ड 170, तो 0 भी उसके अंदर काउंट होगा, तो 11 तो ये हो गई, 10 ये हो गई, मिलाकर कितनी हुई 21, और प्लस एक 0 भी, तो कितनी वैल्यूज हो गई 22 वैल्यूज हो गई, सो द आंसर विल बी 22। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, तो आंसर डोंकी हो गया। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द एक्सरसाइज। क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से क्या किया हमने, हमें बताना था बस जो वैल्यू 0 पर है वो वैल्यू fx कितनी बार लेगा 0 से 170 के बीच में, ठीक। तो हमने वहां फायदा उठाया किसका, पीरियोडिसिटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हटा रहा हूं मैं। इसका जो 13th प्रॉब्लम है, 13th प्रॉब्लम खैर आप कर सकते हैं। 13th प्रॉब्लम में लिखा है कि ग्राफ ऑफ fx इज सिमेट्रिक अबाउट। अब देखो ग्राफ ऑफ fx, आपको लगेगा ग्राफ ऑफ fx तो सिमेट्रिक होगा किसके अबाउट, fx इज सिमेट्रिक अबाउट, हमने देखा था अभी शुरू में ही लिख दिया था, सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 10। लेकिन फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक है, तो जो कहानी 2 पर बनी वही कहानी 18 पर बनेगी। तो सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 2 यानी x इक्वल टू 18 या फिर x इक्वल टू 26। फिर आगे भी कहाँ होगा, 16 प्लस 18 प्लस 26 दैट इज 18 प्लस 16 दैट इज 34, 34 पे फिर सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 18 आ जाएगा आंसर। उसके बाद f2 इज नॉट इक्वल टू f6, देन द फंडामेंटल पीरियड ऑफ fx कैन नॉट बी। तो पीरियड ऑफ fx f2 f6 के बराबर नहीं है। तो एक चीज तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, अगर f2 f6 के बराबर नहीं है, पीरियड 1 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बताया था कि किसी फंक्शन की वैल्यू पीरियोडिकली रिपीट करती है, यानी जो t कदम आगे चलने के बाद वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू सेम होगी एज दैट एज एट x, यानी वैल्यू एट x इज इक्वल टू द वैल्यू एट x प्लस टी एंड दैट विल बी फर्दर इक्वल टू द वैल्यू एट x प्लस 2t। तो अगर जो वैल्यू 2 पर आई और इसका पीरियड 1 हुआ तो वही वैल्यू 3 पर आएगी अगर पीरियड 1 है, और जो वैल्यू 3 पर आई वही वैल्यू दोबारा से 4 पर आएगी, और वही 5 पर और वही 6 पर, लेकिन f2 और f6 तो बराबर नहीं है, और जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब निश्चित रूप से पीरियड 1 नहीं हो सकता। Therefore this is done। 14 भी समझ में आ गया आपको। तो 6 में तो मेरे ख्याल से यही सब है देखने लायक जो प्रॉब्लम था।
और हमने लगभग 6 पूरी कर ली है. आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द एक्सरसाइज. फिर एक्सरसाइज 5 में मुझे लगता है हमने लगभग सब कुछ डिस्कस कर लिया है, सब कुछ हो ही गया है एक्सरसाइज 5 में. तो एक्सरसाइज 6 तो हो गया, अब एक्सरसाइज 5 की बात भी कर लेते हैं. तो एक्सरसाइज 5 में बस एक सवाल मुझे थोड़ा लगता है कि आप देख लो. एक्सरसाइज 5, इन एक्सरसाइज 5 यू गिवन gx, क्वेश्चन नंबर 12, x square minus x plus 1 and fx is अंडर रूट ऑफ 1 by x minus x. बोला गया है फाइंड द डोमेन ऑफ f of gx. f of gx की डोमेन फाइंड करनी है पहले में, तो मतलब ऑप्शंस दे रखे हैं. तो पहला डोमेन से रिलेटेड है, दूसरा रेंज से, तीसरा 1 1 मिनी 1 से, और f of gx बाउंडेड है कि नहीं है ये सब देखा. तो डोमेन के लिए आप पहले देखें f of gx. f of gx है ना, हाँ, f of gx इसका डोमेन चाहिए, डोमेन ऑफ दिस हमें चाहिए अभी. ठीक है, तो पहले तो आप जानते हैं कि f ऑफ gx का डोमेन वो होता है, वो x की वैल्यूज होती हैं जिस पर gx f की डोमेन के अंदर रहे. क्या बोला मैंने? डोमेन ऑफ f ऑफ gx विल बी द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच gx लाइज इन द डोमेन ऑफ f. क्योंकि अगर gx की वैल्यूज इसकी डोमेन के बाहर चली गई तो फॉग बन ही नहीं सकता, आप समझते ही हैं. ठीक है, तो पहले तो डोमेन ऑफ f निकाल लें. तो डोमेन ऑफ f के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स बाई एक्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स शुड बी लेस दैन इक्वल टू 0. तो आपके पास क्या आ गया भाई, ये आ गया 1, ये 0, ये माइनस 1, प्लस माइनस प्लस माइनस. तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 0 से 1, 0 से 1 क्लोज्ड. सो दैट इज द डोमेन ऑफ f. तो उसका मतलब gx की अगर मैं बात करूं तो gx इज अ पैराबोला whose d is less than 0 and it is a upward parabola. इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, हाफ पर. हाफ पर वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 1/4, 5/4, यह है 1/4 माइनस हाफ 1/4, तो 3/4, दैट इज द वैल्यू. और यानी ये 3/4 वैल्यू है, और ये वैल्यू कितनी होगी 1, और ये वापस 1 आएगा 1 पर. देखें 1 पर इट विल कम एट एज 1. तो मुझे जो gx चाहिए, gx शुड बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 0 से 1. तो यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव में तो जाता ही नहीं है. तो ये 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है. दिस इम्प्लाइज x कहाँ से कहाँ तक होगा, इसके लिए x होगा 0 से लेकर 1 तक. सो दैट इज द डोमेन ऑफ f ऑफ gx. अब सेकेंड जो पार्ट पूछा है वो है रेंज. रेंज पूछा है, तो रेंज के लिए देखें, रेंज ऑफ f ऑफ gx. तो रेंज के लिए देखें, जरा समझें. x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में है. आप पहले ये देखें कि gx कहाँ से कहाँ तक होगा अपनी डोमेन में. जब x को वैल्यू रखेंगे 0 से 1 तो gx की वैल्यू आएगी 3/4 से 1. सो दिस विल लाई बिटवीन 3/4 से 1. ये इसके अंदर लाई करेगा gx, यानी f का इनपुट कहाँ लाई कर रहा है, 3/4 से 1 के बीच में लाई कर रहा है. अब एक चीज और देखें, अगर मैं y इज इक्वल टू x 1/x माइनस x लिखूं, व्हाट विल बी dy बाई dx. dy बाई dx विल बी माइनस 1 अपॉन, ये फिर से चौक, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो कि नेगेटिव है. इसका मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स इज डिक्रीजिंग. ये डिक्रीजिंग है, घटता है. तो जब हम इसका इनपुट 3/4 से 1 इसमें पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, 3/4 पर, और मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, 1 पर, क्योंकि फंक्शन लगातार डिक्रीज कर रहा है. और 3/4 से 1 जब हम उसका इनपुट डालेंगे, क्योंकि इनपुट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 3/4 से 1 वेरी कर रहा है,
तो जब इनपुट 3/4 से 1 वेरी कर रहा है, सो वेन एवर यू पुट इन 3/4 टू 1, द मिनिमम वैल्यू विल कम एट 1 एंड द मैक्सिमम विल कम एट 4/3. तो रेंज ऑफ फॉग विल बी इक्वल टू, देखो पहले हम इसमें 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो कितना आ गया 0, फिर मैक्सिमम के लिए 4/3 और रूट भी लगाएंगे ऊपर, क्यों रूट लगाया, तो दैट विल बी 1/3/4, उल्टा हो जाएगा ना, 1/x लिखा था, 4/3 माइनस 3/4, तो दैट इज द रेंज, यानी रेंज हो गई क्लोज्ड 0 से 16 माइनस 9 7/√7/12, तो 3 और 2 बाहर, तो ये हो गई रेंज। आप चाहें तो देखें रेंज मुंडी झुका के, तो √7, तो यार ये तो गड़बड़ लिखा है यहाँ पर, द रेंज इज नॉट 7/2√3, सो दैट इज बी पार्ट इज रॉन्ग, ए पार्ट इज करेक्ट। अब सी पार्ट पर आते हैं, द फंक्शन एफ ऑफ जी इज मेनी वन होगा ही, क्योंकि जी एक वैल्यू कितनी बार ले रहा है, 2 बार। तो जब जी जैसे 0 पर और 1 पर वैल्यू सेम है, 0 पर और 1 पर वैल्यू सेम है, यानी एफ ऑफ जी ऑफ 0 और मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ 0 और एफ ऑफ जी ऑफ 1, दोनों की वैल्यू सेम है, यानी फंक्शन कैसा हो गया, मेनी वन। तो यानी कलकत्ता पार्ट सही है, यहां से पता चला बॉम्बे पार्ट गलत है, यहां से पता चला आगरा पार्ट सही है, इट इज करेक्ट। एंड द दिल्ली पार्ट इज द एफ इज अ बाउंडेड फंक्शन, एफ कंपोजिट जी यानी एफ ऑफ जी एक्स इज अ अनबाउंडेड फंक्शन लिखा है, यार ये तो बाउंडेड फंक्शन है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 और 1/2√7/3 के बीच में रहती है, तो फंक्शन कैसा है, एक इंटरवल के अंदर अंदर रहता है, तो फंक्शन कैसा है, बाउंडेड है, यानी ये पार्ट भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया, ए एंड सी। तो ये हो गया 55th एक्सरसाइज, 4th में कुछ खास है नहीं यार, बाकी का सबका वीडियो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं अवेलेबल है, तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं सारे के सारे, आप देख लें। मैं ये हटा देता हूँ अब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे, कुछ अलग तरीके के, जो लगा मुझको कि हमें डिस्कस कर लेने चाहिए। और तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा हाल फिलहाल। अब तो ग्रुप भी है, ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो हो ही गया है पूरा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। ये हटा रहा हूँ मैं। और प्लीज़ जब आप पूछें तो ग्रुप में पूछें, प्राइवेटली नहीं पूछें अलग से। देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे प्राइवेटली भी पूछते हैं अलग से, तो ऐसा करना संभव नहीं है, ठीक है। और जब भी करें तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लें, बहुत अच्छे से 2 बार पढ़ लें, और फिर आप उसे करने की कोशिश करें, और फिर आंसर पीछे मैच करें। अगर आंसर नहीं आ रहा तो एकदम नहीं कि सीधा उठा के ग्रुप में पूछ लिया, नहीं, खुद ट्राई करो। जितना आप खुद ट्राई करेंगे उतना सीखेंगे, और फिर आपके पास सॉल्यूशन हो, वो सॉल्यूशन आप एक बार अच्छे से देखें, फिर उसे दोबारा, फिर अगर मान लो गलत हो गया तो क्या करें, कई लोग उसी को ठीक करने में लग जाते हैं। नहीं, आप वो सॉल्यूशन काट दो और नए पेज पर दोबारा से करके देखो। मैं दावा कर रहा हूं कि आप पाएंगे 60 और 70% टाइम्स आप सही कर ले जाएंगे दूसरी बार। हम क्या करते हैं, उसी को बार बार सही करते हैं, जो हाँ हमने पहले किया उसी को बार बार ठीक करने की कोशिश करते हैं। इंसान को कभी अपनी गलती मिलती नहीं है, ध्यान रखें, ठीक है। तो इसलिए बेटर रहेगा आप नई शुरुआत करें, दोबारा से उस प्रॉब्लम को करें अगर कभी ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। और एक बार वीडियोस देखकर सारी जो भी थ्योरी है अच्छे से रिवाइज करें, ओनली देन गेट डाउन टू द प्रॉब्लम्स, अदरवाइज नॉट।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मैं आपको एक दो ट्रांसफॉर्मेशन और बता देता हूँ बस चलते चलते। मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाएं, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अभी आपको नहीं बताई। तो मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाएं वो बता रहा हूँ मैं। आप क्या करेंगे, एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। देखिए मॉड में हमारे पास क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन थी, एफ मॉड ऑफ एफ एक्स, ये हम कर चुके। y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, ये भी हम कर चुके, ठीक है, ये दोनों हम कर चुके। ये बची है वो बता रहा हूं। मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, ऑब्वियस सी बात है फिर एफ एक्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों, मॉड y इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, तो एफ एक्स हैज टू बी अ नॉन नेगेटिव नंबर सो दैट मॉड y बिकम्स इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स का सिर्फ कौन सा पार्ट आएगा, जो कि नॉन नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं, तो पहली बात तो सिर्फ ये वाला हिस्सा रह जाएगा 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, सॉरी 2 पाई से 3 पाई, फिर इधर रह जाएगा, दिस विल बी माइनस पाई टू माइनस 2 पाई। सो दैट इज हाउ इट गोज। अब मॉड y इक्वल टू साइन एक्स है, अगर मान लो साइन एक्स आया हाफ, तो मॉड y इक्वल टू हाफ, यानी y की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस हाफ, यानी हर इनपुट पर y की कितनी वैल्यू आएंगी, 2, एक ऊपर और एक नीचे। तो जैसे मैंने यहाँ पाई बाई 2 रखा, तो पाई बाई 2 रखने पर साइन एक्स हुआ 1, तो मॉड y इक्वल टू 1, तो y की दो वैल्यू, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। फिर इसी तरह से मान लो मैंने रखा पाई बाई 6, तो आया हाफ, तो मॉड y इक्वल टू हाफ, यानी y की वैल्यू प्लस माइनस हाफ, यानी जैसा ग्राफ ऊपर वैसे ही ग्राफ नीचे बन जाएगा। सो दैट इज इट। और इसी तरह से यहाँ पर, और इसी तरह से यहाँ पर, यानी मॉड y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाना है, जो नेगेटिव पार्ट है उसे इरेज कर दो, इरेज द नेगेटिव पार्ट ऑफ f एंड यू गॉट y, क्योंकि मॉड y कभी नेगेटिव नहीं होगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है उसी को क्या कर दो, रिफ्लेक्ट कर दो, यू विल गेट द ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। फिर हम f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स ये पढ़ चुके, f ऑफ माइनस एक्स ये पढ़ चुके, फिर y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए ग्रेटर दैन 0, पता नहीं ये शायद हमने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा तो देख लो अभी। एफ एक्स प्लस ए ग्रेटर दैन 0, इसमें क्या करना है आपको, देखो जो एफ एक्स था y अब उसमें a जोड़कर मिल रहा है, यानी पूरा का पूरा ग्राफ a यूनिट्स ऊपर उठ जाएगा क्योंकि a पॉजिटिव है, तो द ग्राफ विल बी लिफ्टेड बाय हाउ मेनी यूनिट्स, a यूनिट्स। तो अगर ग्राफ a यूनिट्स लिफ्ट हो जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर y इक्वल टू मैं बना रहा हूँ मॉड x प्लस 1, तो मॉड x प्लस 1 कैसे बनेगा, पहले आपने बनाया मॉड x और फिर इस ग्राफ को क्या किया, एक यूनिट ऊपर उठा दिया, एक यूनिट ऊपर उठा दिया मतलब ये 0 था, ये क्या आ गया 1, और दैट इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक नाउ। सो दैट इज इट, दैट इज y इक्वल टू मॉड x प्लस 1, और ये क्या था y इक्वल टू मॉड x। तो ग्राफ को कितना यूनिट ऊपर उठा देना, एक यूनिट ऊपर उठा देना है। अब ऊपर उठा देना कहना आसान है, उठाना मुश्किल है इसको, तो इसका एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, वो क्या है, आप ग्राफ को ऊपर उठाने के बजाय, देखिए आपको ग्राउंड पर 1 मीटर चलना है, एक तरीका तो क्या है आप 1 मीटर आगे बढ़ जाएं, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि ग्राउंड 1 मीटर पीछे हट जाए, इफेक्ट सेम आएगा, समझ रहे हैं, यू विल मूव अहेड बाय 1 मीटर। तो वही बात यहाँ पर, आपको ग्राफ को लिफ्ट करना है, कितना यूनिट, 1 यूनिट। 1 यूनिट लिफ्ट करने की बजाय आप क्या करें, एक्स एक्सिस को नीचे खींच लें, कितना यूनिट, बाय 1 यूनिट, यू विल गेट द सेम ग्राफ। इज इट क्लियर? यानी कल को अगर मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 का, तो क्या करेंगे, पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, सो दैट इज द ग्राफ ऑफ से साइन एक्स, फिर I want to lift this graph by 1 unit, so what will I do, I will pull down the x axis by 1 unit, मैं x axis को 1 यूनिट नीचे खींच लूंगा, so if I pull down the x axis by 1 unit,
तो ये कुछ ऐसे ही बन जाएगा जैसे दिख रहा है आपको, ये 1 यूनिट है ना, ये डिस्टेंस 1 यूनिट है, तो आपने एक्स एक्सिस को 1 यूनिट नीचे खींच लिया, तो ये बन गई एक्स एक्सिस अब। और आप इसे वाई एक्सिस, और आप ये वाली पॉइंट, अब ये देखें ये कितना था पाई, ये कितना था, दिस वॉज 2 पाई, दिस वॉज माइनस पाई, दैट इज इट। और आप अब ये जो पुरानी वाली वाई एक्स एक्सिस थी, अब आप इसे मिटा दें, यू रब दिस ऑफ, अगर आप इसे रब करेंगे तो दैट वुड बी द ग्राफ ऑफ साइन एक्स प्लस 1। तो यानी साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है। ये वाला ग्राफ, ये वाला पहले कितना था 3π/2, तो ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है। आपको ये करना है एक्स एक्सिस को नीचे खींच लेना है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया, तो y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए में क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस ए, जहाँ a ग्रेटर दैन 0 है, उसमें क्या करेंगे, ग्राफ को नीचे खींच लेंगे, कितना यूनिट, a यूनिट, ग्राफ को नीचे खींचे, या फिर क्या कहूँ एक्स एक्सिस को ऊपर पुश कर देंगे, कितना यूनिट, 1 यूनिट, यू विल गेट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स माइनस ए। यू विल पुल द एक्स एक्सिस अप बाय हाउ मेनी यूनिट्स, a यूनिट्स, यू विल गेट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स माइनस ए। क्लियर हो गया, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब फटाफट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ये मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशंस पहले देख चुके हैं। फिर हम y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए देख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, a ग्रेटर दैन 0, and we have already seen this also, y equal to fx minus a greater than 0, ये भी देख चुके हैं हम, ठीक है ना। we have seen both of them, ये दोनों हम कर चुके। फिर भी मैं आपको याद दिला दूं एक बार चलते चलते। मान लीजिए मैंने ये साइन का ग्राफ बनाया, so this is the graph of y equal to sin x, and if I want to draw the graph of y equal to sin of x plus π/2, what is sin of x plus π/2, cos x, क्या है cos x। तो π/2 में क्या करना होगा, ग्राफ को या तो लेफ्ट में खींच लो, पुल द ग्राफ टू द लेफ्ट, sin x plus π/2 ग्राफ को लेफ्ट में खींच लो, कितना यूनिट, π/2 यूनिट, यानी f of x प्लस ए का ग्राफ बनाने के लिए क्या करो, पुल द ग्राफ ऑफ एफ एक्स to the left by how many units, मतलब to the left by how many units, a units, a यूनिट पीछे खींच लो। अब इसको दूसरे शब्दों में कहूँ तो x एक्सिस को a यूनिट्स आगे बढ़ा दो। तो यानी अगर मुझे साइन x प्लस π/2 चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज, ये कितना है π/2, तो मैंने क्या किया, y एक्सिस को आगे शिफ्ट कर दिया, कितने यूनिट्स, π/2 यूनिट्स। So that is the new y-axis, and that is the graph of sin of π/2 plus x, which should be nothing but cos x. तो इस केस में क्या करेंगे, f of x plus a में ग्राफ को a यूनिट लेफ्ट में खींच लेंगे, या यूं कहूं कि y एक्सिस को हम राइट में पुश कर देंगे, कितने यूनिट, a यूनिट, जैसे यहाँ π/2। क्लियर हो गया। एफ एक्स माइनस ए में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, बस उल्टा क्या करेंगे, ग्राफ को या तो राइट में खींच लेंगे एक यूनिट, या यूं कहूं कि हम क्या करेंगे, वी विल पुल द y एक्सिस टू द लेफ्ट बाय a यूनिट्स, वन एंड द सेम थिंग। तो ध्यान रखें, इसमें y एक्सिस को लेफ्ट में खींच लेंगे, इसमें y एक्सिस को राइट में पुश कर देंगे। सो दैट इज हाउ दीज ग्राफ्स आर मेड। कुछ खास मुश्किल नहीं है ग्राफ बनाना, बस आपको स्टैंडर्ड ग्राफ्स मालूम होने चाहिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन फिर हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो अगला ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो है y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स, ए ग्रेटर दैन 0, और y इज इक्वल टू ए एफ एक्स, दोनों में ए ग्रेटर दैन 0 है। तो ये दोनों ग्राफ बनाने, जैसे हम कहें साइन 2x और एक है 2 साइन x, साइन 2x 2 साइन x। तो ये देख लें, मान लो मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू साइन 2x का। साइन 2x का ग्राफ कैसे बनेगा,
आप पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लें। So we have got the graph of sin x. ये क्या है 0, ये क्या है पाई, ये क्या है 2 पाई, ये क्या है माइनस पाई, ये क्या है -2 पाई। दैट इज व्हाट वी हैव। अब ये साइन x का ग्राफ है। अब साइन 2x में क्या होगा, देखो ये क्या हो जाएगा π/2, ये क्या हो जाएगा 2 π/2, और ये क्या हो जाएगा π/2, और ये -2 पाई। बस खत्म, ये बन गया। यानी हम इसमें एक तरीके से कहते हैं ग्राफ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ग्राफ विल श्रिंक। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय श्रिंक? यहाँ पर जो पहले 0 से पाई में पैक्ड था, अब वो उतना ही चीज पैक्ड है 0 से π/2 के बीच में। सो द ग्राफ हैज श्रंक इन अ वे, ग्राफ श्रिंक हो गया। तो अब एक तरीका तो है आप ग्राफ श्रिंक करके देखें, दूसरा तरीका क्या है, आप अपना स्केल चेंज कर दें। स्केल तो समझते हैं ना, जैसे यहाँ 0 से पाई था पहले ये स्केल, अब ये स्केल क्या हो गया 0 से π/2। यानी f ऑफ ax का ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है, आप y इक्वल टू fx का ग्राफ बनाओ और जो x पर लेबल्स लगे हैं उन्हें a से डिवाइड कर दो, काम खत्म। यू गेट द ग्राफ ऑफ f ऑफ ax। तो साइन 2x का ग्राफ समझ में आ गया। अब ये देख लें, ठीक है, यहाँ क्या किया a से डिवाइड। अब a टाइम्स fx, मान लो मुझे ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 2 sin x का, तो पहले हमने sin x का ग्राफ बनाया, एक मिनट, ये बनाया, फिर इसी तरह से यहाँ बना दिया। अब जो ये वैल्यू पहले π/2 पर 1 थी, अब ये वैल्यू क्या हो गई 2। जो वैल्यू -1 थी अब वो -2 हो गई। π/6 पर पहले वैल्यू हाफ आती थी, अब 1 आएगी। यानी कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, आप sin x का ग्राफ बनाओ और लेबलिंग्स ऑन y को, लेबल्स ऑन y को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। यू मल्टीप्लाई द लेबल्स ऑन y एक्सिस बाय 2, काम खत्म, यू विल हैव द ग्राफ। इज इट क्लियर? हाउ डू वी ड्रॉ दिस ग्राफ? तो दो चीजें बता दी मैंने आपको, f ऑफ ax डिवाइड द लेबल्स ऑन x एक्सिस बाय a, यानी ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। इसमें ग्राफ क्या होगा, इलोंगेट होगा एक तरीके से। इलोंगेट मतलब ये ग्राफ पहले 1 हाइट तक जा रहा था तो ऊपर खींच जाएगा, किस हाइट तक जाएगा 2 हाइट तक। अब वो खींचना तो तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा नहीं, ये तो तब होगा जब आप रबर पर क्या करें, एक रबर शीट पे बना लें इसको, फिर ऐसे खींचें, ऐसे इलोंगेशन हो उसकी। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? यू ड्रॉ दिस ग्राफ ऑन अ रबर शीट एंड देन स्ट्रेच इट बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो जब स्ट्रेच करेंगे तो जो पहले 1 था अब वो क्या आ जाएगा 2 पर आ जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा, तो वो स्ट्रेच तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करो, बस जो आपके पास y एक्सिस पर लेबल्स हैं उन्हें किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, काम खत्म, यू गेट द ग्राफ। इज इट क्लियर? सो दैट इज हाउ यू कैन गेट दीज आर द डिफरेंट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शीट से एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लें और उसमें दिए गए इलस्ट्रेशंस को एक बार सॉल्व कर लें, दैट वुड बी बेटर। ठीक है, हम यहाँ एक एक करके ग्राफ बनाएं उससे कोई मतलब नहीं है। इट वुड बी बेटर कि आप उसे खुद प्रैक्टिस करें, और जो ग्राफ आपको समझना है वो आप पूछें, ग्रुप में पूछें, किसी से भी पूछें, मुझसे पूछें, किसी और से पूछें, जिससे भी पूछें वहाँ पूछ सकते हैं आराम से। ठीक है, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर फंक्शंस। नाउ वी बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेट अस स्टार्ट विद ITF। So we are starting with inverse trigonometric functions, that is ITF, that is what we are starting with, inverse trigonometric functions। अब ये जो शब्द है इनवर्स, डेफिनेटली इनवर्स फंक्शंस है, इसलिए हम फंक्शंस के बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स पढ़ रहे हैं।
देखने वाली बात ये, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, और हमने पढ़ा जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस हैं वो इन्वर्टेबल नहीं होते। क्यों? इन्वर्टेबल होने के लिए कंडीशन क्या थी? फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव 1 1 एंड ऑन 2, तभी उसका इन्वर्स डिफाइंड होगा, नहीं तो उसका इन्वर्स डिफाइंड नहीं होगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मेनी वन है, इसलिए बाइजेक्टिव नहीं है, इसलिए उनका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। देन व्हाई द हेल आर वी स्टडीइंग दिस चैप्टर, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि इनका इन्वर्स ही पॉसिबल नहीं है। तो हम इन्वर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो चलिए वही देखते हैं। सो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब के सब कैसे हैं? पीरियोडिक। तो क्या करते हैं? तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। implies inverse does not exist, इनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं? वी curtail the domain of each trigonometric function without any compromise on range। कहने का मतलब क्या है? हम उसकी डोमेन को कर्टेल कर देते हैं। कर्टेल का मतलब काट देते हैं, और इस तरह से काटते हैं कि रेंज पर कोई फर्क ना पड़े। वी कर्टेल द डोमेन ऑफ ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विदाउट compromising, without of each trigonometric function without any compromise, without any compromise on range। रेंज पर कोई समझौता नहीं करेंगे, रेंज वही की वही रहेगी, और कोशिश ये करेंगे कि फंक्शन की डोमेन को इस तरह से काटें कि फंक्शन कैसा बन जाए? 1 1। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं fx लेता हूं sin x और f की डोमेन फिक्स कर देता हूँ -π/2 से π/2, और इसकी कोडोमेन ले लेता हूँ -1 to 1। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं sin x का ग्राफ कंसिडर करूँ, दैट इज अ ग्राफ ऑफ sin x, और ये π/2, ये -π/2, यहाँ पर वैल्यू कितनी आई? -1, यहाँ पर वैल्यू कितनी आई? +1। तो इफ आई कर्टेल द डोमेन फ्रॉम -1 to -π/2 to +π/2, आई विल गेट ओनली दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट कैसा है? ये 1 1 है और ऑन टू भी है। इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा? इन्वर्टेबल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज sin inverse of x, which is equal to f inverse of x, exists now। और वो कहाँ से कहाँ होगा? वो होगा -1 से 1 से लेकर -π/2 से π/2। यानी कहने का मतलब साइन इनवर्स साइन का इनवर्स नहीं होता। अब ये तो साइन इनवर्स ही लिखा है आपने। साइन इनवर्स ऑफ एक्स साइन का इनवर्स नहीं होता, ये साइन के उस हिस्से का इनवर्स होता है जिसमें एंगल -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। सो दैट इज द प्रिंसिपल रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो क्या होगी? -1 to 1। आपको पहले से पता है, अगर f a to b है तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ होता है? b से a to b, b से a। ये इसकी डोमेन, उसकी बन गई रेंज, इसकी रेंज बन गई उसकी डोमेन। क्लियर हुआ? अब अगर मेरे पास ये fx का ग्राफ है और मुझे f इनवर्स x का ग्राफ चाहिए, तो आपको पता कैसे बताया था? यू टेक द रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। तो अगर मैं साइन इनवर्स x का मुझे ग्राफ चाहिए तो ये y इक्वल टू x लाइन ऐसे बनती है यहाँ पर टेंजेंट। सो दिस इज द लाइन y इक्वल टू x। तो अगर मैं इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लूंगा तो ये रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा आएगा। देखो, अरे यार रिफ्लेक्शन बनाना भी बड़ा यहाँ पर टेढ़ी कीर है बोर्ड पर। सो दैट इज हाउ द रिफ्लेक्शन विल लुक लाइक। सो ये रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो आया ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x।
का ग्राफ। तो अगर मैं ये येलो वाला, इसको मैं अगर अलग से बना के दिखाएं अलग से, तो कुछ ऐसा आएगा, देखो। तो ये लाइन तो है y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ है साइन x का, और ये ग्राफ है साइन इनवर्स x का। फिर इसी तरह से ये इधर बन जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, देखो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पाई बाई 2 कामा 1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 कामा पाई बाई 2। ये इसका रिफ्लेक्शन है बेसिकली, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट। इसी तरीके से यहाँ पर इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस पाई बाई 2, एंड दिस इज -1। So that is the graph of y equal to sin inverse of x। तो ये sin inverse of x का ग्राफ हो गया। तो अगर मैं आपसे इसके ग्राफ के बारे में कुछ चीज़ें पूछूं, हाँ, मुझे इस ग्राफ के बारे में कुछ बताएंगे। y equal to sin inverse of x, पहली बात, इसका डोमेन क्या है, -1 से 1। इसका रेंज क्या है, -π/2 से π/2। तो साइन इनवर्स x ये डोमेन हो गया और ये उसका रेंज हो गया। तो एक चीज़ और प्रॉपर्टीज में बताऊंगा एक एक करके। एक चीज़ और बोल दूं यहाँ पर, साइन इनवर्स x का आंसर हमेशा क्या होगा, एक एंगल होगा। साइन इनवर्स का आंसर मैंने क्या बोला, एंगल होगा, ध्यान रखें, क्योंकि साइन का जो इनपुट है वो एंगल है, तो साइन इनवर्स का आउटपुट एंगल होगा, उल्टा होगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 विल बी π/4, क्योंकि हम वो एंगल फाइंड करेंगे जिसका साइन लेने पर कितना आ जाए, 1/√2 आ जाए, और वो एंगल कहां मिलना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में मिलना चाहिए। सो दैट विल बी साइन इनवर्स 1/√2। कोई तुमसे पूछे साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, π/2। फिर पूछे साइन इनवर्स ऑफ से √3/2 क्या होगा, π/6। कोई पूछे साइन इनवर्स ऑफ -½ क्या होगा, इट विल बी -π/6। तो ध्यान क्या रखना है, द आउटपुट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज ऑलवेज एन एंगल। तो साइन इनवर्स x, मैं यहाँ छोटा सी बात लिखता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ x स्टैंड्स फॉर द एंगल इन -π/2 से π/2 closed, whose sign is x। ये वाक्य याद रखें। तो साइन इनवर्स x स्टैंड्स फॉर द एंगल इन द इंटरवल -π/2 to π/2 whose sign is x, that is what sin inverse x stands for। तो कोई आपसे पूछे साइन इनवर्स 0, यानी सामने वाला पूछा भैया कोई एंगल बता -π/2 से π/2 के बीच में जिसका साइन लेने पर 0 आ जाए, दैट विल बी 0। सो दैट इज इट। तो अब हम इसके ग्राफ की बात करें, ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। दूसरी बात, ये ग्राफ इंक्रीजिंग तो है, ऑड है या इवन है, आप देखो, याद है ऑड ग्राफ क्या था, ऑड ग्राफ वर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, जैसा ओरिजिन के इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ओरिजिन के इधर थर्ड में। तो ये ग्राफ कैसा है, ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, यानी साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, x -1 से 1। तीसरी बात, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है, नहीं, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शंस के ग्राफ में एक रिपीटिंग पैटर्न होता है, तो ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। फोर्थ बात, डज इट हैव वर्टिकल टेंजेंट, यस इट हैज वर्टिकल टेंजेंट, टेंजेंट जो y एक्सिस के पैरेलल हो, ये रही, कहाँ पर, एट x इक्वल टू 1 एंड -1। सो इट हैज 2 वर्टिकल टेंजेंट्स एट 1 एंड -1। तो ये साइन इनवर्स x के ग्राफ की खूबियां बता रहे हैं जो आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। और पांचवी जो खूबी होगी
वो होगी, देखो ये वाला ग्राफ यहां कहलाता है कॉनकेव अप, इसके बाद हो गया कॉनकेव डाउन। कॉनकेव अप, दिस इज कॉनकेव अप, चांद जैसा होता है। कॉनकेव डाउन, चांद को उल्टा कर दो। कॉनकेव अप चांद ऊपर, चांद जैसा होता है वैसा कॉनकेव अप। कॉनकेव डाउन चांद को उल्टा कर दो, समझ गए ना, चांद, अरे मेरे चांद देख ऐसा, ये ऐसे, ये कॉनकेव अप, इसे उल्टा कर दो कॉनकेव डाउन। तो यहाँ पे कॉनकेव अप है, यहाँ कॉनकेव डाउन है, और ये कॉनकेविटी जो डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग है वो चेंज कहाँ हुई है, जीरो पर। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कोई खास बड़ी चीज नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जिसके एक तरफ तो ग्राफ कॉनकेव अप हो और दूसरी तरफ ग्राफ कॉनकेव डाउन हो। अभी के लिए इतना समझना काफी है। सो फिफ्थ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन at x equal to 0, that is it। तो ये कुछ खूबियां हो गई किसकी, साइन इनवर्स ऑफ x की। तो साइन इनवर्स ऑफ x हम बना सकते हैं -π/2 से π/2 की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। अब कोई बोले सर क्या और भी ऑप्शंस थे साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए? बिल्कुल थे। साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए अगर हम चाहते तो साइन की डोमेन को कर्टेल कर सकते थे π/2 से 3π/2। तो आप इसमें भी देखो, इसमें भी फंक्शन कैसा है, 1 1 है, इसमें भी फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। तो एक दूसरी ऑप्शन थी कि हमने यहाँ जो लिखा है ना -1 से 1 और ये सब जो लिखा है यहाँ पर, तो ये आप -π/2 से π/2 से 3π/2 भी ले सकते थे, ऑप्शन था। लेकिन पीपल जीरोइड ऑन द स्मॉलेस्ट इंटरवल दैट कुड हैव बीन टेकन। तो कुछ तो लेना ही था, तो -π/2 से π/2 ले लिया। अब -π/2 से π/2 लिया, ये क्यों नहीं लिया, चलो ये ले लेते। फिर तुम क्या पूछते, सर वो क्यों नहीं लिया? अबे कुछ तो लेना ही था, मैं तुझे 4 रंग दे दूं, 4 रंग में से कहूँ एक रंग चुन ले, तूने हरा चुन लिया। अबे तुझसे पूछूं हरा क्यों चुना, लाल क्यों नहीं चुना? तो सपोज तूने लाल चुन लिया, तो फिर मैं तुझसे तुमने लाल क्यों चुना, और कोई क्यों नहीं चुना? तो दैट्स प्रॉब्लम, दैट क्वेश्चन ऑलवेज अराइजेस। यू कैन सिलेक्ट एनीवन बट पीपल जीरोइड ऑन -π/2 टू π/2। ठीक है, ऑप्शंस और भी अवेलेबल थे। तो फिलहाल ये हो गया साइन इनवर्स की कहानी। अब कॉस इनवर्स एक्स की कहानी भी देख लें फटाफट। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स में अगर हम बात करें, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ जरा देख लें। तो ध्यान रखना हमें क्या करना है, डोमेन को कट करना है, और इस तरह से कट करना है कि हमें रेंज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ये 0 है, ये पाई है। तो देखो भाई, ये अगर मैं इसकी डोमेन को 0 से पाई कर्टेल कर दूं तो मेरे पास ये पार्ट ऑफ ग्राफ आएगा। ये पार्ट कैसा है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो यानी अगर मैं f को, ये इक्वल टू fx है, और fx को मैं कहाँ से कहाँ तक ले लूँ, 0 से पाई, तो डोमेन ले लूँ, और को डोमेन यानी रेंज जो होगी इसकी वो -1 से 1 इस केस में। तो ये फंक्शन कैसा बन गया, अब बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बन गया तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो वी कैन डिफाइन द इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो हम इसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी का हिस्सा मिटा रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और फिर से बोल दूँ, पाई से लेकर 2 पाई तक, पाई से 2 पाई तक भी आप इंटरवल ले सकते थे। दैट वाज आल्सो इक्वली एलिजिबल फॉर दिस डेफिनेशन, बट अगेन पीपल zeroed on some interval that is 0 to pi. You could have taken pi to 2 pi, or you could have also taken -π to 0. That could have worked equally well. अगर आप चाहते तो -π से 0 भी ले सकते थे, वो भी इस पर काम कर जाता। लेकिन इंटरवल क्या चुना गया, 0 से पाई चुन लिया गया। ठीक है, तो आप कोई भी चुन सकते थे। अगर आप उस वक्त जिंदा होते, आप अपनी आवाज़ उठाते, नहीं सर हम तो ये लेंगे, तो आपकी बात मान लेते उस वक्त। ठीक है, आप तो उस वक्त तो आप पैदा ही नहीं हुए थे, तो वी कांट हेल्प इट। तो मैं ये रब कर रहा हूँ। अब अगर मैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाऊं, तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा, सो दैट इज द ग्राफ ऑफ। तो देख रहे हैं आप, इस वाले पार्ट का
रिफ्लेक्शन कौन सा आ गया, ये वाला पार्ट। इसको मिरर रख के सोचो, तो जैसा इधर बना वैसा इधर बन गया। और ये वाला जो पार्ट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पाई कॉमा -1, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1 कॉमा पाई, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये इसका रिफ्लेक्शन है, देखो ये कोऑर्डिनेट क्या है 0 कॉमा 1, तो ये क्या हो गया 1 कॉमा 0। यानी कि अगर मैं cos इनवर्स x का ग्राफ अलग से निकाल के बनाऊं ताकि हमें बेहतर दिखाई दे, तो देखो मित्रों ऐसा बनता है, बोले हाँ अब चमक रहा है साफ साफ। ये है पाई, ये पाई/2, ये 1 और ये -1। सो दैट इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। तो अगर मैं आपसे इसकी डोमेन पूछूं, अब देखो जब मैं cos इनवर्स x की डोमेन पूछता हूं, आगे लोग तो कंफ्यूज हो जाते क्या बताएं, तो डोमेन इसमें नंबर आएगा क्योंकि इसका आउटपुट एंगल होता है, तो डोमेन क्या होगी -1 to 1 और रेंज क्या होगी 0 to 5। अगर मैं आपसे cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू पूछूं और इसी तरह sin इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू पूछूं, दोनों की मैक्सिमम, तो बता सकते हैं इसकी मैक्सिमम क्या होगी पाई, इसकी मैक्सिमम पाई/2, इसकी मैक्सिमम कहाँ थी है एट x इक्वल टू -1, वो दिख रहा है, और इसकी एट x इक्वल टू 1। cos इनवर्स x की मिनिमम क्या होगी बोलो 0 एट x इक्वल टू 1, और sin इनवर्स x की मिनिमम क्या होगी, sin इनवर्स x की मिनिमम वो भी क्या होगी 0, कहाँ एट x इक्वल टू 0। ध्यान रखें ये चीज़ें, ठीक है। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स। अब इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, x बढ़ता है वैल्यू नीचे आती जाती है, इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है। दूसरी बात, क्या ये ओरिजिन के वर्ड सिमेट्रिक है, नहीं है। क्या ये y एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक है, नहीं है। तो नाइदर ऑड नॉर इवन। ना तो ऑड है ना इवन है। वर्टिकल टेंजेंट है, बिल्कुल है, वर्टिकल टेंजेंट एट कहाँ पर एट x इक्वल टू 1 एंड -1। पीरियोडिक है क्या ये, पीरियोडिक नहीं, पीरियोडिक नहीं है क्योंकि ग्राफ में रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, अपीरियोडिक। कहीं पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, दिख रहा है, हाँ देखो चांद सीधा चांद उल्टा। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट at 0, π/2। तो डिक्रीजिंग हो गया, नाइदर ऑड नॉर इवन, वर्टिकल टेंजेंट, अपीरियोडिक, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैक्सिमम मिनिमम मैंने आपको बता दी। तो अगर मैं आपसे पूछूं cos इनवर्स -1/√2, आप गधे की तरह ढैचू ढैचू करके -π/4 नहीं बोलेंगे, इट स्टैंड्स फॉर द एंगल इन 0 to π। कहाँ पे भाई, इन 0 to π, whose cos is -1/√2। तो 0 से पाई में -1/√2 कहाँ था, 3π/4 पर। If I ask you cos inverse of -12, बोलो जल्दी से, 2π/3। What is sin inverse of -12? It is -π/6, क्योंकि वहां एंगल कहाँ देखना है, -π/2 से π/2 के बीच में। यहाँ एंगल कहाँ देखना है, 0 से पाई के बीच में, दोनों में अंतर समझो। तो यहाँ 0 से पाई में देखेंगे 2π/3, फिर ये 3π/4, इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं cos इनवर्स 1 पूछूं, cos इनवर्स 1 0, cos 0 1 होता है। cos इनवर्स -1 वो भी लिखा है अभी मैंने, पाई, और cos इनवर्स 0 π/2। तो याद रखें ये बातें, ठीक है। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। अब हर बार मैं आपको रिफ्लेक्ट कर करके इनवर्स का ग्राफ नहीं बनाऊंगा क्योंकि दैट विल टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम। सो नाउ आई ड्रॉ द ग्राफ। नेक्स्ट इज
थर्ड y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, इसमें x बिलोंग्स टू r, और इसका जो रेंज है वो है -π/2 से π/2। फिर भी थोड़ा आइडिया दे देता हूं, देखो tan का ग्राफ ऐसा था, दैट इज द ग्राफ ऑफ tan, और भी आएगा, ये आ जाएगा, ये π/2 था, ये -π/2 था, ये 3π/2 था। तो मुझे इसकी डोमेन को कट करना था इस तरह से ताकि जो मेरे पास ग्राफ आए दैट स्टेज दैट हैज द एंटायर रेंज, और tan की रेंज क्या होती है, पूरा r, तो पूरा r रेंज आनी चाहिए और ग्राफ उस पर 1 भी बन जाना चाहिए। तो द बेस्ट ऑप्शन वाज दिस इंटरवल -π/2 टू π/2, ये पूरा ग्राफ आ गया। क्या और भी उम्मीदवार थे? बिल्कुल थे। π/2 से 3π/2 was another candidate for it. You could have done that, but you were not alive at that point of time. So people decided upon -π/2 to π/2. तो इसलिए जो इसकी डोमेन है वो उसकी क्या बन गई, रेंज, और जो उसकी रेंज है वो उसकी क्या बन गई, डोमेन। यानी tan इनवर्स x हर x पर डिफाइंड होता है, और जो उसका आउटपुट आता है वो कहां से कहां तक आता है, -π/2 से π/2 के बीच में। यानी अगर कोई तुमसे पूछे tan इनवर्स ऑफ 1, ये तो तुम घटाक से बताओगे π/4। कोई बोले tan इनवर्स ऑफ -√3, बोल भाई, इट विल बी -π/3। कोई बोले tan इनवर्स ऑफ -1/√3, it will be -π/6. That is how you can define. ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लें। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो आप सिर्फ यहां पर ये देख सकते हैं कि y इक्वल टू x लाइन ऐसे बनती है, दैट इज हाउ द लाइन y इक्वल टू x गोस। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे, यू विल हैव टू रिफ्लेक्ट दिस ग्राफ। तो जब आप इसे रिफ्लेक्ट करेंगे, देखो ये वाला पार्ट का रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, देख रहा है, और इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा, ये तो ऐसा बन रहा है और वो ऐसा बनेगा। यानी कि जो उसका ग्राफ बनता है, तो यहाँ बना रहा हूँ, देख मैं, ये वाला वैल्यू है π/2 नेगेटिव, और ये है π/2। द ग्राफ looks like this. So that is the graph of tan inverse of x. फिर tan इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है। अब बताओ यार ये कैसा है, इंक्रीजिंग है और अपीरियोडिक है, रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। तीसरी बात, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट ओरिजिन, so that is where we have a point of inflection. फिर नो वर्टिकल टेंजेंट, कहीं पर भी वर्टिकल टेंजेंट्स नहीं है। तो इंक्रीजिंग हो गया, पीरियोडिक हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नो वर्टिकल टेंजेंट। ऑड या इवन, इट इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्यों, खुद देखो, जो जो -√3 पाई -π/3, √3 आदि तो π/3, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx। तो ये फंक्शन कैसा है, ऑड। तो ऑड फंक्शन यानी tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स ऑफ x बिलोंग्स टू r। तो रिमेंबर दिस। तो इंक्रीजिंग, अपीरियोडिक, नो वर्टिकल टेंजेंट, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सब खासियत हो गई इस ग्राफ की। अब अगर मैं आपसे एक चीज़ और पूछ लूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होगा। अब हम लिमिट के बारे में थोड़ा ज्ञान तो प्राप्त कर ही चुके हैं फंक्शन में। तो जैसे जैसे x इन्फिनिटी जाएगा, tan इनवर्स की वैल्यू देखो, ये जो लाइन है π/2, ये जो लाइन थी π/2 यहाँ इस केस में, क्या ग्राफ कभी इसको छूता है, नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ती जाती हैं। किसकी,
ग्राफ की और लाइन की। कौन सी लाइन की? π/2 की। और y को टू tan इनवर्स x के बीच की दूरी लगातार घटती जाती है जैसे जैसे x प्रोग्रेस करता है। सो एज x गेट्स larger and larger, tan inverse of x moves more and more near to the line π/2. So as x tends to infinity, tan inverse x will try to become π/2, or limit extending to minus infinity of tan inverse of x, that will be minus π/2. Remember this. तो ये कुछ important ग्राफ हमने ITF के बनाए। अगले टर्न पर आगे के 3 भी देखेंगे। ठीक है, तो आप अपनी होमवर्क पूरा कर लें और जो डाउट हो वो पूछ लें टाइम रहते। ठीक है, थैंक यू, मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।